Hello everyone. This is the part third of chapter first हिस्ट्री द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो पिछले दो वीडियोस में हम लोग ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया, जिसमें हम लोग ने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरीके से हुई, और फिर हम लोग ने फ्रांस की जो समाज में किस तरीके के स्टेट्स हैं और कैसे समाज उनका बटा हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ने इसके ऊपर चर्चा की थी। सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि जो हमारा रेवोल्यूशन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ वो किस प्रकार से हुआ, आउटब्रेक कैसे हुआ। मतलब अचानक से ये जो अचानक से एक जो विद्रोह शुरू हुआ, लोगों ने विद्रोह किया उस राजा के प्रति, तो वो क्यों था और कैसे हुआ, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग इसमें अभी देखेंगे। सो let us start. My name is Ayush Malik and I'm going to discuss the very first chapter of your history book, the French Revolution. So let us begin that. So Louis XVI had to increase taxes for reasons you have learned in the previous section. ओके, तो लुइस 16 ने कई टैक्सेस इंक्रीज़ करने के लिए उन्होंने कहा कि टैक्सेस जो हैं हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो टैक्सेस इंक्रीज़ करने के क्या कारण थे, वो सारी चीज़ें हम लोग ने पिछले वीडियोस में देखा था। पीछे सेक्शन में हम लोग देखा कि टैक्स बढ़ाने का क्या कारण था। तो टैक्स बढ़ाने का जी, वहाँ पे इतना कर्ज हो चुका था, क्योंकि जो युद्ध चल रही थी, युद्ध में कई मतलब उनके जो खजाने हैं उसमें से बहुत पैसे निकल गए थे, और जो उनकी महल थी उसके शानो शौकत को बनाए रखने में जो पैसे खर्च होते तो उसका अलग ही बोझ था। तो वो उन सारी चीज़ों के लिए उनको कहीं ना कहीं टैक्सेस बढ़ाना अनिवार्य हो गया था। सो हाउ डू यू थिंक कि ही कुड गॉन अबाउट डूइंग दिस। तो वो मतलब जैसे उसने टैक्स बढ़ाने को सोचा, तो क्या वो ऐसे ही टैक्स बढ़ा सकता था वहाँ वहाँ का राजा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं था। तो इन फ्रांस ऑफ ओल्ड रिजाइम ऑफ द मोनार्क, तो वहाँ की जो पहले की जो व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी फ्रांस में, तो वहाँ पे मोनार्क जो है यानी वहाँ का जो राजा है वो अपने से किसी तरह का टैक्स नहीं लगा सकता था। उसके पास ऐसी पावर नहीं थी कि वो जब मन करे तब जाके वो टैक्स किसी पर लगा सके, इस तरह का उसके पास पावर नहीं था। रैदर ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल, विच वुड देन पास द प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो न्यू टैक्सेस को अप्लाई करने के लिए, पास करने के लिए उनको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी। उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता था कि टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। तो स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी है, एक राजनीतिक मतलब बॉडी है, जिसमें क्या होते हैं कि तीनों स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, यानी क्लर्जी, नोबिलिटी, और जो हमारे थर्ड स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए, तो वे जो हैं वो अपना एक प्रतिनिधि भेजते हैं, रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं उस स्टेट जनरल में। मतलब स्टेट जनरल की मीटिंग में उन सारे लोगों की तरफ से कुछ लोग आते हैं, एंड हाउ एवर द मोनार्क अलोन could decide when a meeting call of this body happen। तो इसके लिए एक मीटिंग होती है जिसमें स्टेट जनरल जो होता है उसमें तीनों स्टेट के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं। लेकिन ये बात है कि वो कब मीटिंग करनी है, स्टेट जनरल की मीटिंग कब होगी, इसका डिसाइड जो है वो सिर्फ मोनार्क ही कर सकता है। मतलब स्टेट जनरल के यदि क्लर्जी को लगा कि नहीं टैक्सेस बढ़ाने चाहिए, तो वो इस तरीके से नहीं डिसाइड कर सकते थे कि ओके अब हमें मीटिंग बुलानी चाहिए। मीटिंग बुलाने का पूरा पावर सिर्फ मोनार्क के पास था, यानी वहाँ के राजा के पास था। एंड द लास्ट टाइम इट वाज डन वाज इन 1614। तो पिछली बार ये जो मीटिंग थी स्टेट जनरल की वो 1614 में की गई थी। सो ऑन 5 मई 1789, तो 5 मई 1789 की बात है, वहाँ क्या हुआ कि लुइस 16 कॉल टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट्स टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस। तो लुइस 16 ने ये डिसाइड किया कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी चाहिए और जो टैक्सेस हैं उनको इंक्रीज़ करने के लिए प्रस्ताव रखना चाहिए। सो रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल्स वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स। ओके, तो जितने भी वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, अलग अलग जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उनकी स्वागत की तैयारी की जाने लगी वो वर्साइल्स की जो महल थी उसमें। एंड द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंट 300 रिप्रेजेंटेटिव्स ईच।
तो पहले स्टेट और दूसरे स्टेट, ठीक है, पहले स्टेट और दूसरे स्टेट से तीन सौ रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे गए, एंड विच वर सीटेड इन रोज फेसिंग ईच अदर ऑन टू साइड्स। तो वो कुछ इस तरीके से बैठे हुए थे, ओके, कुछ इस तरीके से यहाँ पे सारे 300 एक स्टेट के बंदे हो गए और यहाँ 300 इस स्टेट के। तो इस तरीके से लोग वहाँ पर उस हॉल के अंदर कुछ इस प्रकार से बैठे हुए थे। एंड वाइल द 600 मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक, और जो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे उनको बैठने के लिए कोई पोजीशन नहीं दी गई थी, दे हैड टू स्टैंड, उन्हें खड़ा रहना था और वो भी पीछे में। सो द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाई इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर। तो थर्ड स्टेट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहे थे? तो थर्ड स्टेट के तरफ से जो वहाँ के पढ़े लिखे लोग थे और जो धनी मनी लोग थे, उनको उन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करने की। एंड द पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड वोमेंस वर डिनाइड टू द असेंबली। तो वहाँ की जो किसान या औरतें थीं उनको असेंबली में मना किया गया था आने के लिए, मतलब वहाँ पे उनको अलाउ नहीं था। हाउएवर देयर ग्रेविजेंसेज एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन 40,000 लेटर्स विच द रिप्रेजेंटेटिव्स हैड ब्रॉट विद देम। लेकिन जितनी भी उनकी शिकायतें थीं या उनके जो मांग थे, वो सारी जो हैं वो जितने रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे थर्ड स्टेट्स के, वो उनके मांगों को भी अपने साथ में रखे थे। मतलब उनके तरफ से जो है जितने भी गरीब, सॉरी, जितने भी औरतें या किसान थे उनकी तरफ से 40,000 जो लेटर्स है वे लेकर आए हुए थे वहाँ के थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वे। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि उनकी जो स्टेट जो मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी कहीं ना कहीं भेदभाव का एक बहुत बड़ा प्रचलन था कि मतलब फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स को बैठने की जगह दी जा रही थी, लेकिन जितने भी थर्ड स्टेट के धनी मनी लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, तो भी उनको बैठने की तक जगह नहीं दी जा रही थी। सो वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट। तो पहले जो स्टेट जनरल की वोटिंग होती थी उसमें कुछ इस तरह का व्यवस्था था कि हर एक स्टेट के पास, मतलब क्लर्जी के पास, नोबिलिटी के पास और थर्ड स्टेट जो मेंबर्स थे उनके पास सिर्फ एक एक वोट होती थी। मतलब पूरे क्लर्जी की तरफ से सिर्फ एक वोट जाएगा, ओके, पूरे नोबिलिटी की तरफ से सिर्फ एक वोट और पूरे थर्ड मेंबर की तरफ से पूरा एक वोट। तो टोटल 3 वोट्स दिए जाते थे और 3 वोट से डिसाइड किया जाता था कि कोई जो टैक्स है वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब भी टैक्स लगाए जाते थे तो टैक्स का सारा बोझ जो है वो सिर्फ थर्ड मेंबर के जो लोग थे उन पर होता था। ना नोबिलिटी को टैक्सेस देने की ज़रूरत होती थी, ना ही क्लर्जी जो थे उनको देने की ज़रूरत होती थी। तो उनको इस टैक्स की व्यवस्था से किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तो बेशक बात है कि इनको जब इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता तो ये बिल्कुल टैक्स बढ़ाने की सहमति में रहेंगे, और जो थर्ड मेंबर था वो असहमति में रहेगा, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि इनके पास सिर्फ 1 वोट होती है। तो एक वोट के कारण और इनके पास एक और एक 2 वोट हो जाते थे, तो वो बहुमत से कारण वो टैक्सेस को अलाउ करा देते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, इस जो जनरल इलेक्शन थी, जनरल मीटिंग में जो वोटिंग थी, तो इसमें जो थर्ड मेंबर के जो लोग थे, तो थर्ड मेंबर लोगों ने क्या कहा कि उन्होंने डिमांड रखा ये कि वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय असेंबली एज अ होल वेयर ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट। तो थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उनका ये डिमांड आया कि इस बार जो वोटिंग होनी चाहिए वो पूरे असेंबली में एक तरीके से होनी चाहिए, मतलब पूरे असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के पास एक एक वोट हो। एंड दिस was the first one of the democratic principles that put forward by the philosophers like Rousseau in his book The Social Contract। तो ये इस तरह की जो आइडिया थी, इस तरह की जो विचार थे डेमोक्रेटिक विचार की, मतलब हर एक व्यक्ति के पास अपनी वोटिंग पावर होनी चाहिए। तो ये पहले जो है रूसो नाम के जो फिलोसोफर्स थे, इनके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। जो फिलोसोफर थे वो उन्होंने अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसका जिक्र किया था
और वहाँ की जो लोग थे इससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, और उनको ये बातें बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसके कारण जो थर्ड मेंबर के लोग थे उन्होंने ये अपनी डिमांड उनके अपने राजा के सामने इस तरीके से रखी। व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, तो बेशक था कि वो राजा को ये बात पसंद नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। तो वहाँ के जो थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर्स थे वहाँ पे उन्होंने क्या किया, असेंबली को वहाँ से छोड़ दिया, मतलब वहाँ से चले गए और प्रदर्शन करने लग गए। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्फ एज अ स्पोक्स पर्सन फॉर द होल फ्रेंच नेशन। तो थर्ड स्टेट के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वे अपने आप को फ्रेंच नेशन के मतलब स्पोक्स पर्सन की तरह देख रहे थे, मतलब वो उनकी तरफ से कहीं ना कहीं लड़ रहे थे। एंड ऑन 20 जून, तो 20 जून की बात है, वे क्या करें, दे असेंबल्ड इन अ हॉल ऑफ इंडोर टेनिस कोर्ट इन ग्राउंड्स। तो वो 20 जून के दिन वो एक बड़े से टेनिस हॉल के अंदर, वहाँ पे वर्साइल्स के अंदर एक टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट के हॉल के अंदर वे इकट्ठे हुए। एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली। तो उन्होंने सारे जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली का अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया। और उन्होंने शपथ ली, स्वोर किया, शपथ ली कि नॉट टू डिस्पर्स दैट दे हैव ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रेंच दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। तो उन्होंने ये शपथ ली कि वे तब तक इस जगह से नहीं जाएंगे तब तक जब तक वो फ्रांस के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण नहीं कर दें, यहाँ के लिए एक सेट ऑफ रूल्स तैयार नहीं कर दे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार कर दे, तब तक वे वहाँ से नहीं हिलेंगे। और जो राजा की जो पावर है, निरंकुश जो शक्तियाँ है, जो कुछ भी कर सकता है वो, उसको हम लोग ख़त्म करके रहेंगे। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए वे उस पूरे कोर्ट के अंदर पूरा इकट्ठे हुए और उन्होंने ये शपथ लिया। दे वर लेड बाई मिराबियो एंड एबेसेस। तो उनको लीड कर रहे थे मिराबियो एंड एबेसेस। तो ये दोनों जो हैं ये प्रमुख लोग थे उनमें। एंड मिराबियो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली। तो मिराबियो कोई थर्ड स्टेट का नहीं था, मिराबियो नोबल फैमिली का ही जन्मा था, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस। लेकिन उसने ये कन्विंस कर लिया था अपने से कि इस तरह की जो समाज है जिसमें फ्यूडल प्रिविलेजेस दी जाती हैं, मतलब बहुत जन्मजात से ही लोगों को बहुत उनको अधिकार दिए जाते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। तो वो इसके विरुद्ध में था और कहता था कि नहीं, समाज में सब कोई बराबर होना चाहिए। इसलिए मिराबियो इनके साथ में था, थर्ड स्टेट के साथ में। एंड ही बॉट आउट अ जर्नल एंड डिलीवर्ड पावरफुल स्पीचेस टू द क्राउड असेंबल्ड एट वर्साइल्स। तो उसने कई सारे जो हैं पावरफुल स्पीचेस लोगों के सामने जा जाकर कई भाषण दिए, ताकि जो वहाँ के लोग हैं उनकी बातों से सहमति लें और इस तरह के जो हमारी उनकी समाज थी उसको बदल सकें। एंड एबेसेस जो था दूसरा, एबेसेस ओरिजिनली अ प्रीस्ट, वो क्लर्जी के तरफ से था, मतलब वो भी थर्ड स्टेट का नहीं था, वो प्रीस्ट था, वहाँ का जो चर्च में जो पुजारी होते हैं वो उनमें से था। ही रोट अ इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। तो उसने एक बहुत एक प्रभावशाली एक पैम्पलेट उसने बनाया था, लिखा था, जिसका टाइटल था व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। ओके। तो इस तरीके से वे जो थे वे कोशिश कर रहे थे कि जो आम लोग हैं उनको अपने विचारों से अवगत कराया जाए, उनको बताया जाए कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, और जो समाज के अंदर इतनी गलत चीज़ें हैं उनको कैसे हम लोग ख़त्म करें। तो वाइल द नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ द फ्रांस सीम्ड इन विथ टर्मोइल। उस समय जब वो नेशनल असेंबली के अंदर जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में लगे हुए थे, तो उसी दौरान में पूरे फ्रांस के अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। ओके, अ सिवियर विंटर हैड मींट अ बैड हार्वेस्ट, द प्राइस ऑफ द ब्रेड रोज, ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। तो क्या हुआ कि उस समय बहुत ठंडी पड़ी और उस ठंडी के कारण जो उस समय के मतलब जो हार्वेस्ट थी, फसल थी, वो पूरी तरह से ख़राब हो गई।
ब्रेड का प्राइस बढ़ गया और जो इसका फ़ायदा उठा के जो वहाँ के बेकर्स थे उसको क्या करने लग गए, जो जितने भी ब्रेड्स थे उसको होर्डिंग करने लग गए, रोक के रखने लग गए ताकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़े तो जाके वो निकालेंगे, मतलब उनको सप्लाई करे, तो वो इस तरह का चीज़ें होने लग गया। एंड आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्विज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इनटू द शॉप। तो लोग वहाँ पर बेकरी शॉप के आगे घंटों लाइन में लगे रहे कि वहाँ से उनको ब्रेड मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो रहा था। तो इस कारण से वहाँ की जो महिलाएं थीं वो बिल्कुल गुस्सा होकर किसी बहुत सारी दुकानों में ऐसे जबरन घुसने लग गई। एंड एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर ट्रूप्स टू मूव इनटू द पेरिस। और उसी समय की बात है जो कि राजा ने ये ऑर्डर दे दिया कि जितने भी वहाँ के सेना है वो पेरिस में इंटर कर जाएं, मतलब शहर के अंदर जाएं। तो इस तरीके से जो ऑन 14 जुलाई 14 जुलाई की बात है जिसको हम लोग ने पहले वीडियो में देखा था, द एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म। तो वहाँ की जो गुस्से से भरी जो वहाँ की भीड़ थी वो वहाँ से निकली और बेस्टाइल जो जेल था उसको उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड इन द कंट्री साइड रूमर स्प्रेड दैट विलेज टू विलेज that the lords of the manor had hired bands of brigands who were on the way to destroy the ripe crops। तो गांव में इस तरह का र्यूमर फैल गया था। वहीं पे हम लोग गांव की बात करें फ्रांस के, तो गांव में इस तरह का र्यूमर फैला हुआ था कि वहाँ के जो मैनर हैं, मैनर मतलब एक जैसे जो ज़मींदार होते हैं कह सकते हैं, तो ज़मींदार ने कुछ लोगों को हायर किया है और उन्होंने जो उनकी फसल है, जो किसानों की जो फसल है, उपजी हुई फसल है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उनको भेजा है। तो caught in the frenzy of fear, peasants in several districts seized hoes and pitchforks and attacked Syriacs। तो इसी डर के कारण जो वहाँ के किसान थे वे इकट्ठे हुए और वे जो उनके जो कैसल थी, सैरवे का मतलब हो गया कैसल और स्टेट रेसिडेंट बिलोंगिंग टू अ किंग और नोबल मैन। तो सैडवे का मतलब हो गया कि एक तरह का महल जहाँ जो नोबल मैन या किंग रहते हैं। तो जो ज़मींदार जहाँ रहते थे तो वहाँ पे जो वहाँ के किसान थे वहाँ पे उन्होंने हमला किया, उनके घरों में जाके उनसे जो अनाज थे उसको लूट किया। एंड कई सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे, डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने जला दिया, कि जो ज़मीन की जो डॉक्यूमेंट्स होती है उन सारी चीज़ों को पूरी तरह से जला दिया। एंड द लार्ज नंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स। तो वहाँ से कई सारे जो नोबल्स थे वहाँ से डर के भाग गए। तो कई ने तो मतलब देश ही छोड़ दिया और अपने जो पड़ोसी देश थे उनमें जाके वहाँ पे उन्होंने शरण ले ली। फेस्ड विद द पावर ऑफ हिज रिवोल्टिंग सब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो वहाँ के लोग थे उनके विद्रोह को देखते हुए लुइस 16 ने क्या डिसाइड किया कि उन्होंने फाइनली अकॉर्डेड रिकग्निशन टू द नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली में जितने लोग थे उनकी बातों को माना एंड एक्सेप्टेड प्रिंसिपल दैट हिज पावर वुड फ्रॉम नाउ ऑन चेक बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो उनकी बातों को माना और कहा कि जितने भी राजा की पावर है वो सारी कंट्रोल रहेगी, मतलब अब निरंकुश उनकी पावर नहीं रहेगी, कंट्रोल्ड रहेगी और वो चेक करी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही उनके पास फिक्स्ड पावर होगी, उससे ज़्यादा वो इंजॉय नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो बातें हैं जो वहाँ के राजा ने उनको फाइनली एक्सेप्ट करनी पड़ गई। एंड ऑन द नाइट ऑफ 4 जुलाई 1789, तो 4 जुलाई 1789 में क्या हुआ, द असेंबली पास द डेक्री एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। तो 4 अगस्त 1789 में तो असेंबली ने एक डेक्री पास करी, एक लॉ बनाया और उस लॉ के थ्रू जितने भी टैक्सेस और ऑब्लिगेशंस दिए जाते थे नोबल्स को, मतलब नोबल्स या क्लर्जी को जो कि टैक्स नहीं देने होते थे, वे सारी चीज़ें वो ख़त्म करी गई। और मेंबर्स ऑफ क्लर्जी टू वर फोर्स टू गिव देयर प्रिविलेजेस। तो क्लर्जी को जो जो उनको जन्म से ही अधिकार दिए जाते थे उनको भी उनसे कहा गया कि वे उसको पूरी तरह से ख़त्म करें। एंड तिथीस जो जो चर्च को जो टैक्स दी जाती थी उसको एबॉलिश किया गया। चर्च के पास जितने लैंड्स थे उसको कॉन्फिस्केटेड बांट दिया गया। एंड एज अ रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड एसेट वर्थ एट लिस्ट 2 बिलियन लेवर्स। तो इस तरीके से वहाँ की जो सरकार थी उसके पास
अब 2 बिलियन लेबर से ज़्यादा एसेट जो हैं उनके धन इकट्ठे हो गए। ठीक है, तो ये इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि ये सारे जो धन है वे या तो क्लर्जी के पास थे और या तो नोबल्स के पास थे, और जो कि उनके उनके पास और विशेष अधिकार होने की वजह से ये सारे जो थे वो सरकार के हाथ में नहीं आ सकते थे। तो इस तरीके से वहाँ के राजा ने इसको ख़त्म किया। तो एन तो ख़त्म करने के बाद जो है उसको मतलब उसको मोनार्क जो है वो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गया। नेक्स्ट वी हैव टू सी कि फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो फ्रांस जो है अब वो मोनार्की से चेंज होकर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गया। मतलब वहाँ पे राजतंत्र के साथ साथ जो प्रजातंत्र है उसके भी कुछ अंश उसमें जुड़ गए। कैसे? द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। तो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है वो 1791 में पूरी तरह से तैयार कर लिया। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू पावर लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था उसका ये था कि जो राजा की जो पावर्स हैं उनको कम करी जा सके। एंड दिस पावर इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफेंस इंस्टीट्यूशन। तो इसमें ये निश्चित किया गया कि जो पावर्स होती हैं राजा की वो सिर्फ एक आदमी के हाथ में ना हो, बल्कि कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन को इन पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। लाइक कि जो लेगिस्लेचर पावर होती है, मतलब कानून जो बनाने की पावर होती है, देश चलाने की जो पावर होती है, एंड तो कानून जुडिशरी जो होती है, वो तीनों अलग अलग इंस्टीट्यूशन में बढ़ जाए। एंड दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इस तरीके से जो फ्रांस है अब सिर्फ मोनार्की नहीं रह गया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अब थोड़ा सा उसमें चेंजेस आया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हुआ। तो ये जो सिस्टम था वहाँ पे कुछ इस तरीके से, जुडिशरी अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, लेगिस्लेचर अलग। लेगिस्लेचर के अंदर जो नेशनल असेंबली के लोग होंगे, वहीं नेशनल असेंबली के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही कानून, उनको कानून बनाने का अधिकार रहेगा। जो इलेक्टोर्स होंगे वो नेशनल असेंबली को चूज़ करेंगे, और इलेक्टोर्स को कौन चूज़ करेगा? तो वहाँ की जो जनरल पब्लिक होगी वो। एग्जीक्यूटिव किंग रहेंगे, वहाँ के जो शासन करने वाले वहाँ के राजा ही रहेंगे। राजा के अंदर कई सारे उनके मिनिस्टर जो उनको मदद करेंगे। नेशनल असेंबली के द्वारा कंट्रोल करी जाएगी मिनिस्टर्स। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected। तो 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या हुआ कि जो वहाँ की नेशनल असेंबली थी उसको कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्ट की जाती थी। इनडायरेक्टली इलेक्ट का मतलब वो डायरेक्ट जो वहाँ के लोग थे नेशनल असेंबली को इलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो सिटीज़न वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टोर्स। तो सिटीजन वो वहाँ के जो थे वो इलेक्टोर्स को चुनते थे। मतलब वहाँ के जो कुछ इलेक्टोर्स होते हैं उन इलेक्टोर्स को चुनते थे, और वो जो इलेक्टोर्स थे जो वो फिर असेंबली को चूज़ करते थे। जैसे हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है कुछ उस प्रकार से। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पहले जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, लेकिन लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो फिर राष्ट्रपति के लिए वो अपना वो करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो वो था वो इनडायरेक्टली इन जो नेशनल असेंबली थी वो अपॉइंट करी जाती थी। एंड नॉट ऑल सिटीज़न हाउएवर हैड द राइट टू पावर। तो साथ ही साथ जितने भी वहाँ के सिटीज़न थे उन सभी को ये अधिकार नहीं थे कि वे वोट कर सकें। ओनली मैन अबव 25 years of age who paid taxes equal to at least 3 days of labor wage were given the status of active citizen। तो वहाँ के जो सिटीजन्स थे उनको दो हिस्सों में बांटा गया था, एक तो एक्टिव सिटीज़न और दूसरे पैसिव सिटीजन्स। तो एक्टिव सिटीज़न के पास राइट था कि वे वोट कर सकते थे। तो वे कौन से लोग थे? तो वो वैसे लोग थे जिनकी उम्र 25 साल की हो, और वे आदमी हो, मतलब औरतें उनमें ना हो, सिर्फ आदमी जो कि 25 साल के हों, और वो अपना 3 दिन का जो मेहनताना होता है, 3 दिन का जो सैलरी होता है वो टैक्स के रूप में सरकार को पे करते हों, उन्हीं को वोट करने का अधिकार दिया जाता था। और बाकी जो थे
जैसे जो जितने बचे हुए लोग हो गए या जितनी औरतें हो गई, उनको पैसिव सिटीजन का पैसिव सिटीजन में रखा जाता था, उनको किसी तरह का वोट देने का अधिकार नहीं होता था। तो इलेक्टोर या असेंबली का मेंबर बनने के लिए, यदि असेंबली का मेंबर बनना है या इलेक्टोर के लिए मेंबर बनना है, तो उसके लिए आदमी को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करने होते थे। मतलब वैसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे करता है, उसके पास राइट्स थे कि वो असेंबली का हिस्सा बन सकता था या इलेक्टोर्स का हिस्सा बन सकता था। तो ये जो थी, ये सबसे गलत चीज़ थी इस फ्रांस के अंदर में, क्योंकि इससे क्या था कि जितने भी उच्च वर्ग के लोग थे, जिनके पास पैसा ज़्यादा था, तो वे जो है वो अपने मनमानी तरीके से वो पावर, वो लाश अपने हाथ में पावर रख सकते थे। लेकिन जितने नीचे तबके के लोग थे, जो गरीब थे, उनके पास किसी तरह का वो नहीं होता था, शक्तियाँ नहीं होती थी कि वे किसी तरह से अपने हिसाब से चीज़ें कर सकें। तो एक ये जो चीज़ थी, ये बहुत गलत थी। नेक्स्ट, हियर यू सी कि यहाँ पर एक जो फिगर बना हुआ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। इसमें जितने भी चीज़ें दिख रही हैं, ये सारे अपने आप में एक सिम्बॉल्स हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं कि वहाँ की जो किस तरीके से जो लोग थे, उनको जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको किस तरीके से इन सारे आइडियाज़ के बारे में बताया जाता था कि आपके पास क्या क्या अधिकार होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। तो उनको बात कहने के लिए जो अनएजुकेटेड थे, उस कई सारे सिम्बल्स इस्तेमाल होते थे। ये जो सिम्बल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम लोग देखेंगे अभी। और ये जो है डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन है। मतलब यहाँ वहाँ के जो सिटीजन्स थे, उनके पास क्या अधिकार होने चाहिए, उसकी जो सारी चीज़ें हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। ये क्योंकि फ्रांस में लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ सकता, सो यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। तो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, वो शुरू होती थी डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन के साथ। उस राइट्स के अंदर कई सारे अधिकार थे, जैसे जीने का अधिकार, ठीक है, कोई लोग मतलब नहीं किसी लोग पर अपना हक जमा सकते थे, सब कोई स्वतंत्र है। एंड द फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने बात को रखने का अधिकार, ओके, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर हैं, इस तरह का। तो वर एस्टैब्लिश एज नेचुरल एंड इनएलिएबल राइट्स। इनको नेचुरल राइट्स के अंदर रखा गया कि ये जो है इस तरह के अधिकार हैं जो बचपन से ही होने चाहिए। तो जैसे ही वो बच्चे कोई जन्म लेता है, उसको ये सारे अधिकार मिलने चाहिए, और ये जो हैं वो कभी भी किसी से लिया नहीं जा सकता, जिसको टेक अवे नहीं किया जा सकता। इट वॉज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, ये जो वहाँ की सरकार होगी, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो सारे सिटीजन्स के जो नेचुरल राइट्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट करके रखें। ओके, तो ये जो सेक्शन बी यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो है एक रिवोल्यूशनरी जर्नलिस्ट थे, जेन पॉल मेराट। उन्होंने अपने एक न्यूज़पेपर थी वहाँ की, लेमी डू पीपल, उसमें उन्होंने कुछ नेशनल असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशन थी उसके बारे में कुछ टिप्पणी अपनी लिखी थी। उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो वहाँ के लोग नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट करते थे, वो सिर्फ रिच पीपल हुआ करते थे। और ये चीज़ हमें दिखाती है क्या, कि गरीबों और वहाँ के जो अप्रेस्ड लोग थे, उनके साथ कितना बड़ा छल किया जा सकता है। एंड जो एब्सोल्यूट प्रूफ है वहाँ की कि मतलब जो जो कानून बनाने का जो अधिकार है, वो सिर्फ जो धनी लोग हैं उन्हीं के पास है। तो ये इसका एक बहुत एब्सोल्यूट प्रूफ था कि जिसके पास पैसा हो गया, वो अपने आप तरीके से वो पूरे देश को कंट्रोल कर सकता था। तो ये चीज़ें उसके टिप्पणी में उन्होंने ये सारी बातें लिखी। और ये जो सेक्शन सी है, दिस इज़ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, कि आदमियों के कौन कौन से अधिकार होने चाहिए। तो इनमें अधिकार की बात करी गई है कि सारी जो चीज़ हम लोग ने देखा, मैन आर बॉर्न विथ रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। तो जितने भी सिटीजन्स होंगे उनके पास समान अधिकार होंगे। और किसी भी पॉलिटिकल एसोसिएशन का ये काम होगा कि लोगों के लिबर्टी को प्रोटेक्ट करें, उनके प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखें, उनको सिक्योर करें। ओके, एंड जो सॉवरेनिटी है देश को, मतलब देश के लिए कानून बनाने की जो पावर है, वो सिर्फ वहाँ के लोगों की हो। मतलब कोई बाहर देश का बंदा नहीं आके इस तरीके से वहाँ के लिए कानून बना सकता है। और लिबर्टी जो है वो
लोगों के पास दी जा सके, लोग हर तरीके से स्वतंत्र हों। बस ऐसा ना हो कि वो सोसाइटी के लिए एक इंजूरियस हो जाएं, बाकी उस हिसाब से अपना कोई भी वो काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे जो राइट्स हैं, इंपॉर्टेंट राइट्स हैं, वो सारे यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। ओके, सो इसको देख लेंगे। लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। तो कानून सिर्फ वैसे कानून बनने चाहिए जो ऐसे कानून हो जो लोगों को उनके एक्शन से प्रोटेक्ट करते हों, जो सोसाइटी के लिए गलत हो सकते हैं, सोसाइटी के लिए इंजूरियस हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स में दे रखी है। तो हम लोग जब देखते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन को, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसी रेवोल्यूशन के बाद से हमारी जो थोड़ी सी डेमोक्रेटिक जो थ्योरी है वो डेवलप करना शुरू हुई थी। मतलब हमारे जो प्रजातंत्र की जो सरकार होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, शासन व्यवस्था, वो जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से ही देखने को मिली। दैट्स वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें हम लोग ने देखा वहाँ के जो लोग थे उनको वोटिंग का एक अधिकार होना चाहिए, उसके लिए वे लड़े। उन हर एक लोग के पास अपना समान अधिकार होना चाहिए। मतलब जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो समझ सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स और कुछ नहीं, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, यही सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो जो फ्रेंच जो रेवोल्यूशन थी वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो जैसे कि मैंने बात किया था जो पॉलिटिकल सिंबल्स थे उनका क्या मायने हैं, जो उस फिगर के अंदर था, वहाँ की जो मेजॉरिटी लोग थे या वुमेन थे 18th सेंचुरी फ्रांस के, वो ना लिख सकते थे और ना ही पढ़ सकते थे। तो उनके लिए कई सारे इमेजेस और सिंबल्स बनाए जाते थे ताकि उनके पास जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ हैं उनको पहुँचाई जा सके। तो ले बार्बी के द्वारा कई सारे जो पेंटिंग्स हैं वो बनाए गए थे। और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स में भी इसका जो है जिक्र किया हुआ है। वहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे ये यहाँ पर जो ब्रोकन चैन बना हुआ है, ये हमें बताता है क्या कि ये गुलामी से हमें आज़ाद करा रहा है। ये सिंबलाइज़ करता है क्या कि हम लोग जो वहाँ के लोग जो गुलाम थे, ओके, वो अब गुलामी की ज़िंदगी से अब वो मुक्त हो चुके हैं। ये इस तरह का जो बंडल ऑफ रॉड्स और फेसेस है, ये हमें बताता है कि एक साथ इकट्ठे रहने में हमारी भलाई है। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, ताकत उसी में है जब तक हम लोग इकट्ठे हैं। ओके, ये जो ट्रायंगल के अंदर एक आँख बनी हुई है और आँख से लाइट जो बाहर आ रही है, ये स्टैंड होता है, मतलब ये बताता है नॉलेज के बारे में कि जो नॉलेज है यानी जो ज्ञान है, ज्ञान से जो है अंधकार, जो इग्नोरेंस का अंधकार है उसको मिटाया जा सकता है। ये जो स्केप्टर है ये रॉयल पावर का सिंबल है कि जो वहाँ के राजा जो उनके हाथ में इस तरह का हुआ करता था स्केप्टर, तो इसके लिए ये सिंबलाइज है। दिस इज स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, ये इटर्निटी का सिंबल है, मतलब अनंत चीज़ का। जैसे कि रिंग का अपना ना एंड होता है और ना ही उसका शुरुआत होता है। सो दिस इज़ लाइक, मतलब ये कभी ख़त्म ना होने वाली एक इटर्निटी सिंबल है, जिसमें जैसे हम लोग इनफाइनाइट का सिंबल कुछ इस तरीके से देते हैं, तो वहाँ पर कुछ इनफाइनाइट का सिंबल इस तरीके से दिया गया था। नेक्स्ट इसमें और भी, जैसे ये जो कैप हो गया रेड कैप, ये वहाँ के लोगों ने पहना जो गुलाम थे। गुलाम जितने गुलाम थे वो जब आज़ाद हो गए तो वहाँ के लोगों ने ये कैप पहना, तो ये इसके लिए सिंबलाइज है। ये जो है ये ब्लू वाइट एंड रेड, ये तीन कलर जो इसमें दिख रहे हैं ये नेशनल कलर हैं फ्रांस के। और ये जो औरत है जो जिसके पंख लगे हुए हैं, ये दिखाता है कि वहाँ की कानून व्यवस्था, कानून को पर्सनिफाई करता है। एंड ये जो लॉ टैबलेट है, ये इसमें ये दिखाता है कि जो कानून है वो सभी के लिए बराबर है। ओके, सभी जितने भी लोग होंगे वहाँ के लिए, सभी के लिए बराबर कानून होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए इसी फिगर की बात कर रहा था, ये जो है लॉ को पर्सनिफाई कर रहे हैं। ये थर्ड आई नॉलेज के लिए, ये वहाँ के कलर सिंबल हो गए, नेशनल कलर हो गया। दिस इज़ यूनिटी, कि हमारी यूनिटी में स्ट्रेंथ होनी चाहिए। सो लाइक दैट। और ये जो स्नेक इटर्निटी, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं या डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन्स हैं, ये इटर्नल तक सभी लोगों के अधिकार होने चाहिए। तो इस तरीके से ये एक फिगर बनाई गई थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो विद दैट इन दिस वीडियो वी आर डन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे की बातें करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दैट, गो एंड लाइक
और यदि आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।